बदलाव की एक झलक, जहां उम्मीदें सच होती हैं। राजस्थान के एक गांव में महिलाएं अब नए कुएं से पानी भरती हैं। मीलों चलने की जरूरत नहीं, उनके चेहरे पर सुकून है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बिहार के एक स्कूल में बच्चे रंग बिरंगी किताबों में खोए हैं। उनकी आंखों में सपनों की चमक है। हर पन्ना उनके लिए एक नई दुनिया खोलता है। बेंगलुरु के एक क्लिनिक में एक नौजवान काउंसलर से खुलकर बात कर रहा है। अब उसे डर नहीं कि लोग क्या कहेंगे। उसे मदद मिल रही है और वह अपनी जिंदगी की पटरी पर लौट रहा है। ये बदलाव किसी जादू से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। जब कोई समाज के दर्द को अपना समझता है तो बदलाव की लहरें उठती हैं। इन तीनों कहानियों का एक साझा सूत्र है, रोहिणी नीलेखनी। उनकी दूरदृष्टि और उदारता ने लाखों जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने समझा कि समाज की बद्धी समस्याओं का हल सिर्फ सरकार या बाजार के भरोसे नहीं खोजा जा सकता। हमें समाज को आगे आना होगा। रोहिणी नीलेखनी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची दौलत पैसा जमा करने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाकर लोगों के जीवन में खुशियां भरने में है। 2025 में हुरुन इंडिया और एडेलगिव फाउंडेशन ने रोहिणी नीलेखनी को भारत की सबसे उदार महिला दानदाता घोषित किया। यह सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि दशकों की मेहनत और समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी का सम्मान था। उनके लिए परोपकार कोई शौक नहीं, बल्कि कर्तव्य है। वे मानती हैं कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा है, उन्हें समाज के साथ साझा करना चाहिए। रोहिणी ने अपनी संपत्ति को समाज का संसाधन माना और उसे वहीं लगाया जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनकी सोच कई अमीरों के लिए प्रेरणा बनी। पहचान मिलने के बाद भी वे उतनी ही सरल और जमीन से जुड़ी रहीं। यह खिताब उन्हें और जिम्मेदार बनाता है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वे हमेशा देखती हैं कि उनके दिए पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, और क्या उससे जमीनी बदलाव आ रहा है। उनकी उदारता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं, वे समय, ऊर्जा और विचार भी समाज को देती हैं। वे युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। रोहिणी नीलेखनी की कहानी सिखाती है कि उदारता सिर्फ चेक लिखना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को गहराई से समझना और समाधान का हिस्सा बनना है। रोहिणी का सफर मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें किताबों का शौक था और पढ़ाई लिखाई का माहौल मिला। उन्होंने फ्रेंच साहित्य में पढ़ाई की और फिर पत्रकारिता में कदम रखा। पत्रकार के तौर पर समाज की समस्याओं को करीब से देखा और समझा। उनकी शादी नंदन नीलेखनी से हुई, जिनकी वजह से परिवार को अपार संपत्ति मिली। लेकिन रोहिणी ने इस दौलत को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे मानती थीं कि यह पैसा समाज से आया है और इसे समाज को लौटाना चाहिए। पत्रकारिता के अनुभव ने उन्हें समस्याओं की तह तक जाना और सही फैसले लेना सिखाया। वे दान देने से पहले संस्था की पूरी जांच पढ़ी डीडीएच ताल करती थीं। शुरुआत में उन्होंने कई छोटी संस्थाओं की मदद की, लेकिन जल्द ही समझा कि बद्धे बदलाव के लिए बद्धे स्तर पर काम करना होगा। इसी सोच ने उन्हें अर्घ्यम और प्रथम बुक्स जैसी संस्थाएं शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनका सफर बताता है, मायने यह रखता है कि आप अपनी जिंदगी से क्या करते हैं। भारत में पानी की समस्या गंभीर है, कहीं बारह, कहीं सूखा। रोहिणी नीलेखनी ने 2005 में अर्घ्यम की स्थापना की ताकि हर किसी को स्वच्छ और टिकाऊ पानी मिल सके। अर्घ्यम सिर्फ कुएं या हैंडपंप नहीं लगाती, बल्कि पानी की समस्या को जड़ डीएच से खत्म करने पर ध्यान देती है। वे मानती हैं कि पानी का हल स्थानीय स्तर पर ही निकल सकता है। अर्घ्यम देश भर में सैकड़ों संस्थाओं के साथ मिलकर पानी के संरक्षण और प्रबंधन में काम करती है। वे नई तकनीकों और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देते हैं। इंडिया वाटर पोर्टल, अर्घ्यम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पानी से जुड़ी जानकारी, आंकड़े और कहानियां एक जगह लाता है। किसान, छात्र, नीति निर्माता सब इससे सीख सकते हैं। अर्घ्यम ज्ञान और सूचना की शक्ति से लोगों को जागरूक और सशक्त बना रहा है। रोहिणी मानती हैं कि पानी की समस्या का हल सिर्फ तकनीक से नहीं, सामाजिक बदलाव से भी जुड़ा है। जब तक लोग पानी को साझा संपत्ति नहीं मानेंगे, कोई तकनीक सफल नहीं होगी।
आज अर्घ्यम के प्रयासों से लाखों लोगों को साफ पानी मिल रहा है। यह दिखाता है कि सही सोच से बड़ी समस्या हल हो सकती है। भारत में करोड़ों बच्चों के पास अच्छी किताबें नहीं पहुंचती। रोहिणी निलेखनी ने 2004 में प्रथम बुक्स की सह स्थापना की। मिशन, हर बच्चे के हाथ में एक किताब। प्रथम बुक्स ने रंग बिरंगी, मजेदार और भारतीय भाषाओं में किताबें छापी ताकि हर बच्चा अपनी भाषा में पीएरएच सके। उनकी सबसे बड़ी सफलता है स्टोरी वीवर, एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां हजारों कहानियां मुफ्त में उपलब्ध हैं 300 से ज्यादा भाषाओं में। अब कोई भी बच्चा दुनिया की कहानी अपनी भाषा में पीएरएच सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक और बड़ा कदम था एक्सटेप फाउंडेशन। उन्होंने दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाने में सरकार की मदद की। आज करोड़ों शिक्षक छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। रोहिणी मानती हैं कि शिक्षा स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ज्ञान हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। प्रथम बुक्स और एक्सटेप ने भारत में शिक्षा की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। रोहिणी निलेखनी ने इस चुप्पी को तोड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को उदारतापूर्वक दान दिया ताकि इस विषय पर खुलकर बात हो सके। उनका सबसे बड़ा योगदान निमहांस को दिया गया अनुदान है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए। इसका उद्देश्य मानसिक बीमारियों के कारणों को समझना और बेहतर इलाज खोजना है। यह भारत में मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान को नई दिशा देने वाला प्रयास है। उन्होंने मनोत्सव जैसे कार्यक्रमों का भी समर्थन किया जो कला और संस्कृति के जरिए मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाते हैं। रोहिणी मानती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज, स्कूल और कार्यस्थलों में भी इसकी जगह होनी चाहिए। उनका यह प्रयास दिखाता है कि परोपकार का मतलब सिर्फ गरीबी मिटाना नहीं, बल्कि अदृश्य समस्याओं को भी हल करना है। रोहिणी निलेखनी का परोपकार सिर्फ पैसा देने तक सीमित नहीं, यह एक गहरी सोच पर आधारित है। वे समाज, सरकार और बाजार के त्रिकोण की बात करती हैं। उनका मानना है कि देश की बढ़ती समस्याओं को हल करने के लिए इन तीनों का मिलकर काम करना जरूरी है। बाजार यानी कंपनियां, ये रोजगार और संपत्ति बनाते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। वे हमेशा हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच सकते। सरकार कानून और व्यवस्था बनाती है, लेकिन उसकी पहुंच भी सीमित है और कभी-कभी धीमी होती है। तीसरा कोना है समाज, यानी हम, नागरिक संगठन और परोपकारी संस्थाएं। समाज उन मुद्दों पर काम कर सकता है जिन्हें बाजार और सरकार नजरअंदाज कर देते हैं। अर्घ्यम और प्रथम बुक्स जैसी संस्थाएं इसी समाज की शक्ति का उदाहरण हैं। वे सरकार और बाजार दोनों के साथ मिलकर बदलाव लाती हैं। यह त्रिकोण उनकी हर पहल का मार्गदर्शन करता है। यही बदलाव की असली कुंजी है। 2017 में रोहिणी और नंदन निलेखनी ने द गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर किए। अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति समाज को देने का संकल्प। यह कोई कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रतिज्ञा है। अपनी संपत्ति को समाज की अमानत मानना। उनके इस फैसले के पीछे है भारतीय दर्शन की अपरिग्रह की सोच, जरूरत से ज्यादा जमा न करना। वे मानती हैं कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और जाते हैं, तो जो कुछ भी है उसे दूसरों के भले में लगाना चाहिए। उन्होंने अपनी संपत्ति के इस्तेमाल के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई है जहां सबसे ज्यादा प्रभाव पैदा हो सके। वे सिर्फ पैसा देकर नहीं, बल्कि संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ कर हर रुपये का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करती हैं। द गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर करना उनके लिए एक व्यक्तिगत यात्रा का पड़ाव था। उन्होंने दिखाया कि सच्ची अमीरी दौलत बांटने में है। रोहिणी निलेखनी के काम का असर सिर्फ आंखों में नहीं, बल्कि सोच में बदलाव में दिखता है। उनके प्रयासों से लाखों लोगों को साफ पानी, करोड़ों बच्चों को किताबें और हजारों को मानसिक स्वास्थ्य की मदद मिली है। उन्होंने परोपकार की परिभाषा बदल दी। यह सिर्फ दान नहीं,
बल्कि समस्याओं को समझने और स्थायी बदलाव लाने की प्रक्रिया है। उन्होंने पानी, बच्चों के साहित्य और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को मुख्यधारा में ला दिया। उनकी संस्थाओं ने समाज, सरकार और बाजार के बीच पुल बनाया, जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म, जिससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। सबसे बड़ा असर उन्होंने परोपकार को एक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित किया, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास संसाधन हैं। उनकी कहानी उम्मीद की मिसाल है। एक व्यक्ति की सोच और लगन से पूरी दुनिया बदली जा सकती है।